ये बायोफिज़िक्स का यूनिट 7th है। ये यूनिट 6th जो है वो फ़िलहाल पेंडिंग रहेगा। यूनिट 6th मैं आपको लास्ट में सेंड करूँगा। ये यूनिट 7th है बायोफिज़िक्स का। फर्स्ट इज़ कि प्रेशर क्या होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर बोलते हैं और ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर है पास्कल। तो इसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स कि जो एयर जो है, हवा जो होती है, उससे जो प्रेशर होता है नीचे की तरफ, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जो प्रेशर होता है दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स कि ग्रेविटी की वजह से, हवा के वेट की वजह से जो नीचे की तरफ प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें वेट ऑफ एयर मीन्स कितना एयर का वेट है, मतलब कितनी ग्रेविटी इसको खींच रही है। प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया माना जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है क्योंकि प्लेन एरियाज़ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, कम होता है, लेकिन जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ज़्यादा होता है प्लेन एरियाज़ में, लेकिन जब हम माउंटेन एरियाज़ में आल्टीट्यूड के थ्रू जाते हैं, मतलब आल्टीट्यूड में जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाता है। सी लेवल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये 1013.2 मिली बार्स होता है। और इसमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हम कैसे प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, किलो पास्कल्स या मिली बार्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेदर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि जितनी चेंजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होगी वेदर पैटर्न भी चेंज हो जाता है। जितना हाई प्रेशर होता है तो उससे क्लियर स्काइज होते हैं, मतलब क्लाउड्स नहीं होते हैं। लेकिन जब लो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में तो वहाँ पे क्लाउड्स होते हैं और वहाँ पे प्रेसिपिटेशन मीन्स रेन पड़ जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे मैंने बोला कि एयर की वजह से जो प्रेशर नीचे की तरफ होता है दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरीके से जब हम वाटर जो है, कहीं पे वाटर है तो उसकी वजह से जो वाटर के नीचे जो प्रेशर होता है वाटर की वजह से, वाटर की वेट की वजह से, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो सिंपल डेफिनेशन यही रहेगी, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो नीचे की तरफ उसको वेट होता है पानी का, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल ये है बाउल, तो इसमें देखो यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा क्योंकि इसके ऊपर पानी कम है, मतलब पानी का वेट कम है। यहाँ सबसे ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा क्योंकि पानी का वेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि इसके ऊपर पानी इतना ज़्यादा है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा नीचे वो ज़्यादा प्रेशर होगा, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ये खाली फ्लूइड एट रेस्ट जो है उसमें होता है। जो मूविंग फ्लूइड है इसमें इतना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं होता है। इसमें ग्रेविटी का अच्छा रोल होता है, तभी जाके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आता है। डेप्थ डिपेंडेंस कि जितना डीप हो कोई तो उतना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होता है। इमेजिन करो कि आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, तो वहाँ पे जितना हम डीप जाते हैं तो हम जो एयर्स है, जो हमारे कान है, उस पर प्रेशर ज़्यादा फील करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर वाटर ज़्यादा होता है, वाटर का वेट ज़्यादा होता है। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम क्यों पढ़ते हैं नर्सिंग में, इसका भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की सिंपल डेफिनेशन यही रखनी है, द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द सेमी मेम्ब्रेन फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू ए सोल्यूशन ऑफ हायर कंसनट्रेशन। कि वाटर जब सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू सोल्यूशन ऑफ हायर कंसनट्रेशन जाता है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इसी तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ऐसे ही थोड़ा आप रटा मार के ही कर सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, केमिस्ट्री का कंसेप्ट है एज वेल एज फिज़िक्स का भी कंसेप्ट है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक बीकर हमने लिया है तो इसके ऊपर ये प्रेशर डालते हैं, तो अगर पानी इसमें आया तो ये ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हम इसको वापस करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ द मिनिमम प्रेशर विच नीड्स टू बी अप्लाइड टू ए सोल्यूशन, को हमने अप्लाई करना पड़ता है ताकि इंटरनल फ्लो ऑफ वाटर ना जाए थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये आप रटा मार के भी कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंस क्यों पढ़ते हैं ऑस्मोसिस हम, क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक, कहीं ड्रिप या आरएल होती है, चाहे डीएनएस होती है या कोई भी आईवी फ्लूइड होता है, वो आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है, तो इसलिए हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। आइसोटोनिक वो होता है कि जो जिसकी कंसंट्रेशन सेम होती है,
हाइपरटोनिक वो होता है अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, और हाइपोटोनिक वो होता है कि अगर सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम हो। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हम नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं, ये भी इसी में इंक्लूड होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर ताकि हम फ्लूइड एंड एडिमा को समझें। वाटर जो है ब्लड वेसल से निकल के टिश्यूज़ में आ जाता है, जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है। उसके बाद इंट्रावीनस को फ्लूइड्स को समझें, जैसे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक फ्लूइड्स क्या होते हैं। उसके बाद जो डायलिसिस, जो किडनी फेलियर में डायलिसिस हो जाती है, वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर पे ही बेस है। उसके बाद हेमोडायलिसिस, जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है, या ऑस्मोटिक पंप जो होते हैं, ताकि मेडिकेशन को रिलीज़ करने के लिए ऑस्मोटिक पंप हम यूज़ करते हैं, तो वो भी इसके लिए ज़रूरी है। कंट्रोलर रिलीज पंप जो होते हैं, ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर पे ही बेस है, इसका प्रिंसिपल भी ऑस्मोटिक प्रेशर पे ही बेस है। तो एडवांटेजेस इसके ये है कि ये कंसिस्टेंट ड्रग लेवल रखता है बॉडी में, धीरे धीरे करके बॉडी में ड्रग डालता है। ये नहीं कि हम आईवी फ्लूइड देते एकदम से ड्रग आता है हमारी बॉडी में, कंसिस्टेंट वे में धीरे धीरे अगर कोई ड्रग हमने बॉडी में कोई फार्मास्यूटिकल मेडिसिन जो है बॉडी में डालना है, तो वो धीरे धीरे जाते हैं, तो हमारी बॉडी पे इतना असर नहीं पड़ता है। अदर एप्लीकेशन में जैसे रिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन ऑस्मोसिस पे ही बेस है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगी हमारी सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि ऑस्मोसिस की वजह से। इसी तरीके से जब हम रिहाइड्रेट हो जाएंगे तो हमारी सेल जो है फिर से अपनी जगह आएगी, क्योंकि ऑस्मोसिस से ही। वाउंड केयर जो है, ऑस्मोटिक ड्रेसिंग्स जो है वो भी यूज़ होते हैं ऑस्मोसिस, और मेडिकेशन प्रिपरेशन भी ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं वो फोर्स जो ब्लड वॉल्स ऑफ आर्टरीज पे करता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर मीन्स कि कितना फोर्स ब्लड जो है आर्टरीज पे डालता है जब ब्लड आर्टरीज के थ्रू जाता है, और उस ब्लड की वजह से आर्टरीज में कितना फोर्स पड़ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। अब इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, फर्स्ट इज़ कार्डियक आउटपुट, कितना हार्ट से ब्लड निकलता है, इस पे भी अफेक्ट करता है। दूसरा, इलास्टिसिटी कितनी है आर्टेरियल की, कितनी वो एक्सपेंड हो सकती है। पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस मीन्स कि आगे कितना साफ रास्ता है। अगर वैस्कुलर रेजिस्टेंस हो मीन्स रास्ता साफ नहीं है ब्लड को फ्लो होने के लिए, तो वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज़ अदर फैक्टर्स, जैसे एज, एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट, मेडिकेशन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। उसके बाद है वीनस ब्लड प्रेशर। वीनस ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर वीनस में होता है तो उसको हम बोलते हैं वीनस ब्लड प्रेशर, क्योंकि वीनस में उतना फ्लो नहीं होता ब्लड का, तो ये ऑलवेज़ जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर से कम होता है। वीनस ब्लड प्रेशर में लोअर देन, इसकी कैरेक्टर्स ये है, फर्स्ट की लोअर देन आर्टेरियल प्रेशर होता है। तो वीनस रिटर्न में इसका काम अच्छा होता है कि वीनस रिटर्न, कि अगर कोई फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा हो गया हमारी किसी बॉडी में, तो वो वीनस में वीनस में जाता है, उसको हम बोलते हैं वीनस रिटर्न। सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है एक सिग्निफिकेंट हमें देता है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन देता है पेशेंट की कंडीशन के लिए। तो सेंट्रल वेनस प्रेशर के जो सुपीरियर वेना कावा में प्रेशर होता है, तो ये हमें बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है हार्ट में जाता है, और हार्ट की एबिलिटी कितनी है कि वो पंप करेगा। नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है 8 to 12 mmHg होता है। नेक्स्ट इज़ कि ऑक्यूलर प्रेशर। ऑक्यूलर प्रेशर हम बोलते हैं जो हमारी आइज़ में प्रेशर। थोड़ा मैं टॉपिक्स को लेबल करना भूल गया हूँ, तो आपने ऐसा करना कि नोटबुक उठानी है, तो वहाँ पे आप देखना कहाँ पे कौन सा टॉपिक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ऑक्यूलर प्रेशर नया टॉपिक है कि जो आइज़ में जो प्रेशर होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूलर प्रेशर, और नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 10 to 21 mmHg होता है। ऑक्यूलर प्रेशर हम क्यों, इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग में ऑक्यूलर प्रेशर की, क्योंकि जितना अगर ऑक्यूलर प्रेशर हमारी आइज़ में ज़्यादा हो गया, उससे एक प्रॉब्लम हो सकती है ग्लूकोमा की मीनस कि इंक्रीज इन फ्लूइड, जब एक्वस ह्यूमर या विट्रस ह्यूमर जब हमारी आइज़ में ज़्यादा हो जाता है, और उसके साथ साथ ऑप्टिक नर्व डैमेज भी हो सकता है, तो इसलिए हम ऑक्यूलर प्रेशर पढ़ते ही विजन में जो ऑक्यूलर प्रेशर जो है अगर ज़्यादा होगा हमारे आइज़ में, हमारा विजन भी अफेक्ट हो जाता है, इसलिए हम ऑक्यूलर प्रेशर पढ़ते हैं। तो ऑक्यूलर प्रेशर कब एलिवेट हो जाता है, जब फ्लूइड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और ड्रेनेज कम हो जाती है। ड्रेनेज मीन्स कि जितना फ्लूइड इसमें आइज़ में है वो वापस वीनस रिटर्न में नहीं जाता है,
क्योंकि वहाँ पे जो आइज़ में एक कैनाल ऑफ शिलम होती है, तो वहाँ से वो ड्रेन नहीं होती कि आइज़ में फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? फर्स्ट इज़ ऑक्यूलर हाइपरटेंशन, मीन्स जो आइज़ में फ्लूइड का टेंशन होता है, फ्लूइड का प्रेशर तो वो इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा है ग्लूकोमा की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। तो ये था ऑक्यूलर प्रेशर, मीन्स आइज़ में प्रेशर। नेक्स्ट इज़ इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर मीन्स कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ब्लड की वजह से प्रेशर होता है हमारे स्कल में, हमारे ब्रेन में, तो उस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से उसको हम बोलते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अब नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो 7 to 15 mmHg होता है। लेकिन अगर अगर कोई पर्सन सुपाइन एडल्ट है, सुपाइन पोजीशन में है, तो वो 17-15 mmHg, मगर पोस्चर के साथ ये वेरी कर सकता है। चिल्ड्रंस में 10 mmHg होता है। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर कैसे इंक्रीज़ हो जाता है? हेड इंजरी की वजह से, ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, हाइड्रोसेफेलस की वजह से, या इन्फेक्शन, और भी कई कंडीशंस है जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो हम मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं कि जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर के लिए फर्स्ट टाइम हम ICP को मॉनिटर करते हैं बाय यूजिंग ए प्रोब होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ट्रीटमेंट हम डायूरेटिक्स देंगे, क्योंकि डायूरेटिक जितना यूरिनरी एलिमिनेशन करेगा उतना इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम हो जाएगा। बेड को हम हेड एंड से एलिवेट करते हैं। हाइपर वेंटिलेशन करते हैं ताकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रिड्यूस करके हम पेशेंट को बोलते हैं ज़ोर ज़ोर से सांसें लें। सर्जरी भी कर सकते हैं, और भी कुछ जैसे मैकेनिकल वेंटिलेशन या बारबिटरेट मेडिकेशन देके हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द जो प्रेशर जो चैप्टर था। उसके बाद हमारा यूनिट नेक्स्ट है साउंड। जो यूनिट है ये यूनिट 8th है। तो साउंड को अगर आपने डिफाइन करना है तो साउंड की 3 चीज़ें होती है। फर्स्ट इज़ फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन। जैसे मैंने बोला था कि वेव में एक ऑसिलेशन जब होती है, वेव जब होती है, क्योंकि साउंड भी वेव में चलती है, तो मैं यहाँ दिखाऊंगा डायग्राम आपको। सो साउंड भी, जैसे लाइट भी वेव में चलती है और साउंड भी वेव में ही चलती है, ऐसे दिस इज़ वेव। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव हो गई, मीन्स कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड कितनी होंगी, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कितनी वेव्स ये एक सेकंड में करेगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी साउंड। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज़ है। हर्ट्ज़ इसका यूनिट है, मीन्स कितने साइकिल्स पर सेकंड जो साउंड करेगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ह्यूमन हेयरिंग की फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल रेंज होती है 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक हम सुन सकते हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो पिच भी हायर हो जाता है, और जितना लोअर फ्रीक्वेंसी पिच लो हो जाता है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर होता है साउंड का, दैट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स साउंड, वेलोसिटी मीन्स स्पीड। स्पीड के कितनी फास्ट साउंड चलती है, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। ये डिपेंड करती है कि मीडियम कौन सा है। अगर सॉलिड मीडियम है तो वहाँ पे साउंड कम ट्रांसफ़र होती है, और अगर लिक्विड तो उसमें ज़्यादा साउंड ट्रांसफ़र। उसके बाद गैसेस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो साउंड गैसेस में सबसे ज़्यादा। टेम्परेचर जितना इंक्रीज़ होगा तो साउंड की स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो एयर में स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करके स्पीड ऑफ साउंड मानी जाती है 343 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ जो है, इसकी इक्वेशन ये है कि अगर हम स्पीड और वेव लेंथ को इक्वेशन करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, तो दिस इज़ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड बाई लैम्बडा। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेव लेंथ, मीन्स कि वी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई लैम्बडा। वी मीन्स वेलोसिटी जो साउंड की होती है, वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेव लेंथ होती है। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स कितना अमाउंट ऑफ साउंड पर यूनिट एरिया के थ्रू जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी। तो इसको हम वाट्स पर स्क्वायर मीटर यूनिट है इसका इंटेंसिटी का। तो कितना एम्पलीट्यूड है साउंड वेव का, कितना वॉल्यूम है एम्पलीट्यूड का, उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। हाई इंटेंसिटी जितनी होगी तो साउंड ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो इंटेंसिटी हम डेसिबल्स यूनिट होते हैं इसकी इंटेंसिटी के, ऐसे मेयर कर सकते हैं। तो साउंड के 3 कैरेक्टर्स होते हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी, दूसरी वेलोसिटी और तीसरी इंटेंसिटी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन मीन्स कि हमारे वोकल कॉर्ड्स के थ्रू कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है। हमारे वोकल कॉर्ड्स के थ्रू बहुत सारी साउंड्स प्रोड्यूस होती है, इसमें एक साउंड स्पीच भी है।
तो उसको हेयरिंग में हम उसको परसीव करते हैं, जो दूसरा पर्सन होता है उसको परसीव करता है, मतलब सेंस करता है, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ वोकलाइजेशन। मीन्स हमारी वोकल कॉर्ड्स जो हम बातें करते हैं या कोई भी आवाज़ करते हैं अपनी वोकल कॉर्ड्स के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन में फर्स्ट प्रोडक्शन होती है कि साउंड प्रोडक्शन होती है, उसके बाद फीडबैक आता है कि वहाँ से जो पर्सन सुनता है वो हमें बताता है कि हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। वोकलाइजेशन कभी इंटेंशनली मीन्स कि जो हम बातें इंटेंशनली करते हैं कि हमें कोई मोटिव होता है कोई आवाज़ निकालने का, कि हम आवाज़ निकाल ताकि हम स्पीच कर सके, किसी को कम्युनिकेट कर सके। और वोकलाइजेशन में दूसरा हेयरिंग आता है। तो हेयरिंग में पहले जो सेकंड पर्सन होता है वो साउंड को रिसीव करता है, उसके बाद रिसीव करने के बाद वो सिग्नल ट्रांसमिट होती है ईयर्स में, और वो सिग्नल जो है कन्वर्ट होती है न्यूरल सिग्नल्स में, मीन्स न्यूरॉन्स में, और न्यूरॉन की ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में चली जाती है। तो न्यूरल पाथवे के थ्रू हम जो है साउंड को पहचानते हैं इन द ब्रेन। उसके बाद नया टॉपिक है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होती है? अल्ट्रासाउंड एक मेडिकल टेक्निक होती है ताकि हम साउंड वेव्स को सुनकर देखकर हम एक डायग्नोसिस निकाल सकें। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है अल्ट्रासाउंड जो है, ये अल्ट्रासोनोग्राफी जिसको USG भी हम बोलते हैं। तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यूज़ करके बॉडी का इनसाइड के कुछ पिक्चर्स लेते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं हम, ताकि हम कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कर सकें, कि हमें डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए कि हम देख सकें कि पेशेंट के अंदर कौन सी प्रॉब्लम, जैसे अल्ट्रासाउंड हम करते हैं किडनी स्टोन्स को फाइंड आउट करने के लिए या बाकी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन क्या होती है? फर्स्ट की प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। एब्डोमिनल ऑर्गन जैसे लिवर होता है, इंटेस्टाइन्स होते हैं, तो इसको हम एसेस कर सकते हैं। और हार्ट को जैसे इकोकार्डियोग्राफी जो होती है ये भी एक अल्ट्रासाउंड ही होती है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यूज़ होते हैं। उसके बाद डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो ब्लड वेसल्स का होता है, ये भी एक डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन होता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में भी अल्ट्रासाउंड हम यूज़ करके मसल, टेंडन और लिगामेंट्स और जॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। थायराइड और पैराथाइड ग्लैंड को भी देख सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से TSH बढ़ रहा है और थायराइड प्रॉब्लम होती है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं। और भी कहीं जैसे आइज़, ब्रेन में, तो या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉइस पोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है कि नॉइस पोल्यूशन में से हेयरिंग लॉस हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, क्योंकि जब नॉइस पोल्यूशन होता है तो हमें स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंस या कॉग्निटिव डिक्लाइन, मीन्स हमारी इंटेलिजेंसी, इमोशन, हमारा एटीट्यूड सब खत्म हो जाता है नॉइस पोल्यूशन की वजह से। तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, एक तो हेयरिंग लॉस हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, कॉग्निटिव जैसे मेमोरी, अटेंशन या हमारी लर्निंग एबिलिटी या इंटेलिजेंसी कम हो जाती है। कई बार जो नॉइस पोल्यूशन से टिनाइटस होता है कि जो रिंगिंग साउंड होती है हमारी कानों में, और एनवायरनमेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और बाकी सारे इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है, एक तो साउंड वेव्स की इसकी क्या क्या कैरेक्टर, तो फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और इंटेंसिटी। उसके बाद वोकलाइजेशन होती है, जो वोकल कॉर्ड से हम जो आवाज़ निकालते हैं, तो उसके क्या कैरेक्टर्स है। अल्ट्रासाउंड क्या होती है, इसकी क्या एप्लीकेशंस होती है। और उसके बाद नॉइस पोल्यूशन क्या होती है और उसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये था आपका यूनिट 7th और यूनिट 8th।